Hello everyone and welcome back to our channel EduJoy where education is made joyful. I hope you are doing pretty well. Okay, so without wasting any further time, let's start today's video. So today's video is your chapter number 12 of your NCERT book class 8th. तो इस चैप्टर को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे. इस वीडियो में हम कवर करेंगे नोट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स, ऑल्सो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. ठीक है, हम ये सब इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं. नाउ बिफोर आई स्टार्ट अप दिस चैप्टर, प्लीज़ सब लोग जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए. प्लीज़ अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए आप लोगों को कौन सा नया चैप्टर नेक्स्ट चाहिए. प्लीज़ डू लाइक. ऑल्सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. चलो, आई होप यू ऑल हैव डन दिस. लेट्स स्टार्ट. सम नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल मतलब जो नेचर से हो रहा है, जो ह्यूमंस कॉज नहीं कर रहे, जो नेचर खुद कॉज कर रहा है. फिनोमिना मतलब कुछ ऐसे प्रोसेसेस, कुछ ऐसे प्रोसेसेस या फंक्शंस जो नेचर हमारे लिए कॉज कर रहा है. अब वो बेसिकली होते क्या है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली दो. एक होता है लाइटनिंग एंड एक होता है अर्थक्वेक. लाइटनिंग हमको पता है सबको लेमन लैंग्वेज में. गाइस मैं इंग्लिश हिंदी दोनों का मैं पढ़ाने वाला हूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए. ओके, नाउ व्हाट इज लाइटनिंग. लाइटनिंग होता है बिजली का कड़कना. सबको पता है बारिश होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, उसके अंदर बिजली कड़कती है, ऐसे करके आपको लाइट शो होती है. एंड अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना. ठीक है, जिसके अंदर अर्थ की जो सर्फेस है मूव करती है और डिस्ट्रक्शन बहुत हैवी होता है. चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइटनिंग से. लाइटनिंग होता है एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, बट एक बड़े स्केल के ऊपर. इलेक्ट्रिक स्पार्क आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के अंदर भी कभी कभी आप लोग को छोटे से वायर के अंदर दिख जाता है. कई बार आपको बारिशों के मौसम के अंदर स्विच बॉक्स जब आप ऑन करते हो तब भी आपको हो सकता है कि आप लोग को हल्का सा स्पार्क दिख जाता होगा. लेकिन अगर वो स्पार्क जो है बड़े स्केल पे होगा, स्काई के अंदर होगा, बड़े स्केल पे कि सबको दिख रहा है, उसे हम बोलेंगे लाइटनिंग. अच्छा, पहले के लोग लाइटनिंग से क्यों डरते थे? क्योंकि उनको पता नहीं था लाइटनिंग कैसे होती है. वो बोलते थे कि नहीं, ये भगवान हमारे ऊपर गुस्सा निकाल रहे. बट ऐसा होता भी होगा मे बी, हम लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे, बट उससे ज़्यादा ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि हम पढ़ने वाले हैं. ना कुछ ग्रीक्स जो बोलते थे स्पार्क्स के बारे में, वो ये बोलते थे कि अगर रबर को आप फर से करोगे, या फिर आपने कभी अपने बचपन में किया होगा कि अगर आप कॉम्ब को, ठीक है, आप कॉम्ब या फिर आप स्केल को ड्राई हेयर्स के ऊपर रब करोगे और नीचे अपने पेपर के टुकड़े डाल रखे हैं, अगर आप उसके ऊपर रखोगे तो वो पेपर के उसका अट्रैक्ट हो जाएंगे. कैसे अट्रैक्ट हो जाता है? या आपने कभी देखा होगा कि सर्दियों में आप जब एक दूसरे के टच करते हो, सपोज करो यहाँ एक जना है, यहाँ एक जना, आप एक दूसरे के टच करते हो तो आपको एकदम से करंट फील होता है. या फिर यहाँ पे कोई मेटल की चीज़ है और आप हो, आप हाथ गीले वगैरह भी नहीं है और वो मेटल की चीज़ किसी करंट से कनेक्टेड भी नहीं है, फिर भी आपको स्पार्क फील होता है. वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चार्जेस. किसकी वजह से होता है वो? बिकॉज ऑफ चार्जेस. कौन से चार्जेस होते हैं? चार्जेस होते क्या है बेसिकली, हम लोग ये पढ़ेंगे अब. ठीक है, व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल, या हमने अभी मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है. प्लास्टिक कोम को आप कर सकते हो ड्राई हेयर पे, किसी पे भी कर सकते हो. तो चार्जेस होते हैं. चार्ज होता क्या है? व्हाट इज चार्ज? मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज. ओके, ये वाला एक्सपेरिमेंट में बात करी थी कि ड्राई हेयर के ऊपर रब करो, नीचे पेपर की क्लिप्स होंगे ना, आप करोगे तो आपके पेपर क्या होगा, बिना किसी फेविकॉल के भी ऊपर ऐसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. चार्ज होता क्या है? चार्जेस होते हैं दो तरीके के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्लस चार्ज है. नेगेटिव चार्ज होता है माइनस चार्ज. हमने पहले वाले एग्जांपल के अंदर इलेक्ट्रिक्स के अंदर पढ़ा था चार्ज. बेसिकली हमने दो रॉड लगाई थी, एक लगाई थी पॉजिटिव रॉड, एक लगाई थी नेगेटिव रॉड. सेल के अंदर हमने पढ़ा था जब इसको हम प्रॉपर सर्किट में आता है तब यहाँ पे एक बल्ब लगाया था और वो बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है. इसका मतलब हमें चार्ज पॉजिटिव भी चाहिए किसी वर्किंग के लिए और नेगेटिव भी चाहिए. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट पढ़ा है, या अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. कभी देखा है क्या नॉर्थ को नॉर्थ से अट्रैक्ट होते हुए? नहीं, लेकिन नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होते हुए हमने देखा है. ओके, आगे हम पढ़ेंगे दो तरीके के चार्जेस हुए हमारे पास में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जो हम पहले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं. ओके, इट इज़ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज अक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव. मतलब अगर हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब करेंगे तो वो कौन सा चार्ज आ जाएगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ऐसे अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होती है वो जनरेट होती है अगर स्टैटिकली हम उसको रब करेंगे किसी चीज़ के ऊपर तो वो जनरेट हो सकती है. अगर हम बात करें एक डिवाइस जो कि चार्ज को मेजर करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लो. अगर हम एक ऐसी डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं जो कनेक्ट करती है जो चार्ज को, जो बेसिकली चार्ज को क्या करेगी, जो चार्ज को मेजर करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप. इसीलिए अगर हमें कभी मेजर करना है कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करेंगे. ओके, अगर हम पढ़े अर्थिंग. अर्थिंग आपने सुना होगा कि अर्थिंग आ रही है बारिश के मौसम में, हम पेरेंट्स बोलते हैं अर्थिंग आ रही है, गीले से हाथ मत लगाना. बोलते हैं पेरेंट्स कि गीला हाथ सोच के मत लगाना वरना अर्थिंग आके करंट आ जाएगा. क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड एज
अर्थिंग। क्या होता है, स्विच के अंदर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, स्विच के अंदर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। अर्थ के अंदर जब वो चार्ज होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तब आएगी अर्थिंग, उससे क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक शॉक, और इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा किसको, बॉडी को। किसको लगेगा, बॉडी को। क्यों, क्योंकि स्विच और अर्थ के बीच में क्या है, हमारी बॉडी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बारिशों के मौसम में गीले हाथों से स्विच को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि गीले हाथ क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर इज कंडक्टर, वाटर क्या है, कंडक्टर है। तो क्या होगा, वो अर्थ का जो चार्ज है जो स्विच से अर्थ के पास में पहुंचा था, वो अर्थ किसको ट्रांसफर कर देगा, हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी में क्या है, वाटर है, वाटर क्या है, कंडक्टर है। आया ये समझ में। इसीलिए अर्थिंग होती है जब चार्ज ट्रांसफर होता है। कहाँ से, चार्ज ऑब्जेक्ट से। कहाँ पे, अर्थ के। चार्ज ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, स्विच हुआ, स्विच से कहाँ ट्रांसफर हो गया, अर्थ के ऊपर, वो होता है अर्थिंग। अगर हम बात करें, जब एक थंडरस्टॉर्म आता है तो करंट क्या मूव करता है, अच्छा सॉरी, ये है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग की। लाइटनिंग होती कैसे है, क्या होता है गाइस, क्लाउड्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज के, हमारा अर्थ भी है यहाँ पे चार्ज्ड। कैसे आएगा, सपोज कोई क्लाउड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और कईयों में नेगेटिव चार्ज है, जब वो दोनों मिलेंगे तो क्या होगी, थंडर स्ट्राइक क्रिएट होगी। अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड। जब थंडरस्टॉर्म आता है तो एयर्स कहाँ जा रही है, एयर जा रही है ऊपर, और वाटर कहाँ आ रहा है, वाटर आ रहा है नीचे। और ये बहुत ज़्यादा विगरस होता है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। स्पेशली आपने नोटिस किया होगा कि बिजली कब कड़कती है, जब बारिश क्या होती है, जब बारिश तेज होती है। जब बारिश तेज होती है तभी बिजली कड़केगी, वरना बिजली नहीं कड़कती। तो क्या होता है, जब वाटर हुआ, जब हमारा जो वाटर है वो आया नीचे और एयर जा रहा है ऊपर, ठीक है। और क्या हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत विगरसली हो रहा है, बहुत फास्ट मूवमेंट है ये। और जब बारिश तेज है तब क्या होगा गाइज, द विगरस मूवमेंट कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। जब ये विगरस मूवमेंट होता जा रहा है, बहुत फटाफट मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से सेपरेशन हो रहा है चार्जेस का। उसकी वजह से क्या होता है, द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर अपर एज ऑफ द क्लाउड एंड नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट एट द लोअर एज। तो ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, आपने देखा होगा जब बहुत जोर जोर से हम रब करेंगे तो दो चीज़ें सेपरेट हो रही है, ठीक है। पानी नीचे आ रहा है, हवा ऊपर जा रही है, पानी नीचे हवा ऊपर, तो बहुत फास्ट हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेट होंगे। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज रह गया ऊपर और नेगेटिव चार्ज रह गया नीचे। जब वो अक्यूमुलेट हो गया, तब अक्यूमुलेट होने के बाद में ग्राउंड पे भी तो कोई चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है, ग्राउंड पे चार्ज प्रेजेंट। और अपोजिट चार्जेस ने क्या किया एक दूसरे को, वो क्या, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज, then air is normally a poor conductor of electricity but no longer available to resist their flow, negative and positive charge meet। उसकी वजह से क्या होता है, हमें स्ट्रीक्स दिखती है ब्राइट लाइट की, और उसकी वजह से लाइटनिंग होती है। तो बेसिकली लाइटनिंग कैसे होती है, मैं एक बार इजी लैंग्वेज में वापस समझा देती हूँ। जब वाटर नीचे आ रहा है, एयर ऊपर जा रहा है, और बहुत फास्ट हो रहा है प्रोसेस, तेज बारिश के अंदर हो रहा है बेसिकली। जब बारिश बहुत तेज है तब चार्जेस क्या हो गए, चार्जेस हो गए सेपरेट, पॉजिटिव रह गया ऊपर एंड नेगेटिव आ गया नीचे। अब जब ये अक्यूमुलेट हो गया तो इनको रेजिस्ट करने के लिए, इन दोनों को रेजिस्ट करने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ग्राउंड पे भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाले क्लाउड्स पे नेगेटिव चार्ज। रेजिस्ट करने के लिए एयर क्या है, एयर बिल्कुल भी बची नहीं है वहाँ पे। जब एयर ही नहीं बचेगी तो क्या होगा, हमें एक लाइटनिंग स्ट्रीक दिखेगी, आवाज़ आएगी बहुत ज़ोर से, और हमें एक लाइटनिंग स्ट्रीक दिखेगी, जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, की इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड, 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड के बीच में भी हो सकता है, या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अगर आज हम बात करें, आज हम डरते नहीं हैं लाइटनिंग से, बिकॉज आजकल हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। एंसेस्टर्स को लाइटनिंग से डर लगता था, बट हमें अब प्रोसेस पता है तो हमें डर नहीं लगता। वैसे हमें डर लगता है क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि भगवान पनिश कर रहा है कुछ ऐसा, बट डिस्ट्रक्शन से तो सबको ही डर लगता है। अगर हम बात करें लाइटनिंग सेफ्टी की, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें कहीं पे भी थंडर सुनाई देता है तो हमें एक सेफ जगह जाना चाहिए। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए कि अगर वहाँ पे थंडर स्ट्राइक हो गई तो उससे आपके ऊपर डिस्चार्ज आ जाएगा। मेटल जगह, मेटल सरफेस ऊपर आपके हेड पे ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। और हमें थोड़ा आराम से ही बाहर आना चाहिए। कैसे जाएंगे, अगर आप बाहर है मोटर बाइक्स पे तो आपको बाहर वहाँ से मोटर बाइक से क्या कर लेना चाहिए, उतर जाना चाहिए। ओपन फील्ड में है, टॉल ट्रीज है, तो वहाँ से हट जाए, क्योंकि लाइटनिंग हो सकता है वो उस ट्री के ऊपर गिरे और वो ट्री क्या हो, नीचे गिर जाए, और वो अगर आप नीचे खड़े हो तो आपके ऊपर गिर जाएगा ना। तो हमें ट्रीज वगैरह वाले एरिया से दूर रहना चाहिए। हमें शेल्टर अवेलेबल नहीं है तो हमें फिर भी थोड़ा ध्यान से
पेड़ों से दूर रहना चाहिए, हमें ग्राउंड के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, इससे अच्छा हमें स्क्वाट की पोजीशन के अंदर बैठ जाना चाहिए ताकि हमारे ज़्यादा बॉडी एरिया पे लगे नहीं। अगर लेटे रहोगे तो ज़्यादा बॉडी पे लगेगी और बैठे होगे तो कम पे लगेगी ना, बाई चांस लगी भी तो हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और अगर हम घर के अंदर है तो हमें इलेक्ट्रिक वायर और मेटल पाइप से दूर रहना चाहिए, गीले हाथों से हम चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहाना हमें स्पेशली नहीं चाहिए, रनिंग वाटर जहाँ पे कॉन्टैक्ट में हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमें गीले हाथों से हाथ नहीं लगाना चाहिए, या फिर अगर ऑन है तो उनको ऑन रहने दें, उनको छेड़ेंगे हम बार बार नहीं। ऐसी दिखती है लाइटनिंग, हमें सबको पता है, ये तो बेसिकली सबने देखी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होता है, तो लाइटनिंग कंडक्टर्स के लिए भी आजकल बिल्डिंग्स के अंदर लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाया जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक मेटल रॉड जो बिल्डिंग की हाइट से बड़ी होती है वो लगा दी जाती है और एंड में उसकी कॉपर प्लेट लगाई जाती है। A metallic rod taller than the building is installed in the wall of building during construction. One rod is kept in the air and other is buried in the ground. ये रॉड क्या करती है, इजी रूट प्रोवाइड करती है ताकि जितना भी अगर सपोज कभी लाइटनिंग हो रही है तो वो डायरेक्ट ऑब्वियसली मेटल पे आएगी, टंकी पे तो आएगी नहीं, मेटल पे आएगी और मेटल कहाँ ट्रांसफर कर देगी, इसको ग्राउंड के अंदर ट्रांसफर कर देगी, तो बिल्डिंग को जो है उसको हार्म नहीं पहुंचेगा। ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे डाल दिया जाता है, ये इलेक्ट्रिकल पाइप डाला जाता है इलेक्ट्रिकल वायर और वाटर पाइप के साथ में ताकि दिक्कत ना हो। अब अगर हम बात करेंगे अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, भूकंप होता है। भूकंप हम सबको पता है काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है, माइनर भी होता है मेजर भी होता है। अच्छा एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो सबको ध्यान रखनी है कि अर्थक्वेक कंटिन्यूसली आ रहे हैं, क्योंकि लैंड जो लैंड है वो तो कंटिन्यूसली इधर से उधर शिफ्ट हो रही है ना, वो तो शिफ्ट हो रही है लेकिन हमें वो फील नहीं होती। जब माइनर शिफ्ट हो रही है तो हमें फील नहीं होगी और जब मेजर शिफ्ट हो रही है तो वो हमें फील होगी और उससे इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मेजर अर्थक्वेक कब आया था, मेजर अर्थक्वेक आया था उरी के अंदर आया था 8 अक्टूबर 2005 में, ये डेट सबको याद रखनी है। और भुज के अंदर आया था 26 जनवरी 2001 इन भुज इन गुजरात। अब अर्थक्वेक कैसे आता है, क्यों आता है, क्या होता है अर्थक्वेक आने से, वो हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जब डीप डिस्टर्बेंस होता है अर्थ की क्रस्ट के अंदर। अब आप पूछोगे मैम अर्थ की क्रस्ट क्या होती है, तो अर्थ की बेटा ये लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं इनर कोर, बीच की लेयर को बोलते हैं आउटर कोर, फिर मेंटल और क्रस्ट सबसे ऊपर वाली। जब डिस्टर्बेंसेस होंगे अर्थ की आउटर लेयर के अंदर, ये आपको डायग्राम सबको याद रखना है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब अर्थ की आउटर लेयर के अंदर डिस्ट्रक्शन होगा या फिर कुछ भी होगा तो अर्थक्वेक हमारे को फील होगा। अगर लेस फ्रीक्वेंट है तो हमें फील नहीं होगा और हाई फ्रीक्वेंट है तो हमें फील होगा। एक अर्थक्वेक आया था 26 दिसंबर 2004 में, जिसकी वजह से बहुत ह्यूज लॉस हुआ था कोस्टल एरियाज को। अच्छा मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अर्थक्वेक होता है एक जो आया हमारे फॉर एग्जाम्पल लैंड पे, ठीक है, लेकिन जो वाटर के नीचे की लैंड है, ठीक है, वाटर के जो नीचे की लैंड है उसमें अर्थक्वेक आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो गाइज उसको हम लोग सब बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं, सुनामी। जब अर्थ वाटर के नीचे वाली जो लेयर है, फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर है और इसके नीचे जो लैंड है, अगर इस पे अर्थक्वेक आया, अगर इस लैंड के अंदर अर्थक्वेक आया और डिस्टर्बेंस वाटर तक आया और वाटर का एकदम से बहाव बढ़ा, ऐसे करके वेव्स आई, बहाव बढ़ा, डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ, उसे हम बोलेंगे सुनामी। सुनामी इज ऑल्सो एन अर्थक्वेक बट इट इज अंडर वाटर। ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। ये सबको एक डायग्राम है जो सबको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें These plates, okay, the outermost layer of earth is not at one piece, it is fragmented, अलग अलग है क्योंकि बीच में पानी भी है, राइट, फ्रेगमेंटेड है। These plates are continuously motion, एक दूसरे को मोशन के अंदर है और एक दूसरे को कंटिन्यूसली क्या कर रही है, पुश कर रही है। क्या कर रही है, एक दूसरे को कंटिन्यूसली पुश कर रही है। तो जब वो एक दूसरे को पुश कर रही है उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंसेज होता है, कोलिजन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल डिस्टर्बेंसेज है। अगर वो कम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक बोलेंगे, ठीक है। हमें ये पता है कि अर्थक्वेक कैसे क्रॉस होगा लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ कॉज होगा, कब कॉज होगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अर्थक्वेक कभी भी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी अगर जोर से प्लेट हिल गई तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के एरिया में कभी अर्थक्वेक आया है या नहीं आया, या आप लोगों ने कभी फील किया है, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत इजीली फील हो रहा है लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। ट्रेमर्स जो है वो कहीं भी कॉज हो सकता है, बेसिकली वहाँ कॉज होता है जब वॉल्केनो इरप्ट होगा, ऑब्वियसली नीचे से लावा इरप्ट हो रहा है तो अर्थक्वेक आ सकता है। तो जब वॉल्केनो कॉज होता है तब अर्थक्वेक आने के चांसेस
ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं सिस्मिक या फॉल्ट जोन्स बोलते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा इजीली आते हैं। और वो इंडिया में कहाँ कहाँ है, वो कश्मीर में है, वेस्टर्न कोस्टल हिमालयाज के अंदर है, और नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ के अंदर है, राजस्थान के अंदर इंडो गंगेटिक प्लेन वगैरह, राजस्थान एंड इंडो गंगेटिक प्लेन सॉरी। कुछ एरियाज अगर हम बात करें साउथ एरिया की, साउथ वाले रीजन की, तो वहाँ भी क्या है इजीली अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा है। अब अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कि 0 आया, 1 पॉइंट का आया, 2% का आया, आप लोगों की जैसे ग्रेड्स का कैलकुलेट होती है ऐसे अर्थक्वेक का भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होता है। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने वाली स्केल कौन सी होती है, रिचर स्केल। क्या होती है, रिचर स्केल। और अर्थक्वेक कौन सा वाला अर्थक्वेक जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, अगर 3 पॉइंट तक का अर्थक्वेक आया है, 3 मैग्नीट्यूड तक का, तो ठीक है, 3 से ज़्यादा आएगा तो बहुत ज़्यादा खतरे में होता है। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड जो कि आया था अभी हमारे 7 का आया था रिचर स्केल के अंदर, हायर देन द 7 ऑन रिचर स्केल इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, वेरी 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 डिस्ट्रक्टिव। मैं तो फिर भी 3 बोल रही हूँ, बट 7 तक भी ठीक रहता है। ओके अगर हम बात करें कश्मीर के अंदर जो अर्थक्वेक आया था वो 7.5 का आया था, इसलिए उसने इतना डिस्ट्रक्शन कॉज किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से बचना सबको है, कैसे बचा जाए, ऐसी बिल्डिंग से बनाई जाएगी जहाँ पे अर्थक्वेक ना हो। सो बेसिकली इसके लिए आप क्या करना है, आप लोग को एक आर्किटेक्ट से कॉन्टैक्ट करना है, वो सिस्मिक एरिया के अंदर अच्छा टिम्बर, अच्छा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं ताकि ईजिली डैमेज ना हो। वो कबर्ड्स जो है वो वॉल्स के अंदर फिक्स वगैरह इतना ईजिली अच्छे से करेंगे कि फॉल ना हो, अर्थक्वेक में ज़्यादा लॉस ना हो। फोटो फ्रेम्स वगैरह जो होती है वो नहीं लगाते, या फिर लगाते हैं तो ढंग से लगाते हैं ताकि वो ना हो। अगर सपोज कभी अर्थक्वेक आ ही गया, ठीक है, ये बताया है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने, एक बताया है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस कैसे बनेंगे। ठीक है, अगर कभी आ ही गया तो क्या करना है, अगर आप घर पे हो तो अगर आप क्या करोगे, आप एक टेबल के नीचे छुप जाओ ताकि कोई दिक्कत ना हो, हैवी ऑब्जेक्ट्स जो है उनसे दूर रहो, मतलब कि आपके ऊपर ही एकदम से आके ना गिरे, और बेड हो तो उसके ऊपर से हट जाओ और अपना हेड को पिलो से प्रोटेक्ट कर लो ताकि सिर पे हेड इंजरी ना हो। अगर आप आउटडोर्स में हो तो आप क्या करोगे, आप क्लियर स्पॉट पे जाओगे जहाँ पे बिल्डिंग्स आसपास हो पर इतनी आसपास ना हो कि गिरे तो आपको हार्म हो जाए, ट्रीज ना हो, पावर लाइन ना हो, पावर लाइन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मतलब तार नहीं होने चाहिए। अगर आप कार या बस में हो तो आप बाहर निकल जाए और ड्राइवर को बोलिए धीरे से, अगर नहीं जा सकते निकल सकते हैंड टू हैंड वहाँ से, तो ड्राइवर को बोलो कि प्लीज़ धीरे धीरे लेके जाइए। Okay, here we come to the end of the video guys. I hope you like the chapter. Please do subscribe and like my channel. I will see you into the next video. Until then, have a joyful learning guys. Bye bye.